यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सिविक्स एनसीईआरटी को। ये हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 ये मैं करा रहा था, अभी आधा मैंने कराया था। फिर फेस्टिवल के कारण मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मैं बिजी हो जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसे मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। ये सभी कंपनी के लिए लाभदायक है, खास करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर्स वाले एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी, और खास असिस्टेंट प्रोफेसर के जो यूजीसी नेट होती है एग्जाम, उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा ये पिलर का काम करता है। क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, ये छोटे से स्तर से है। जब छोटा स्तर आपका मजबूत होगा तो आपका धीरे धीरे पिलर की तरह बिल्डिंग खड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया तो मैं बता देता हूँ आज। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, ये हिंदी में है, इंग्लिश में मैं धीरे धीरे लाऊंगा। मैं हिंदी चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। सारा बुक खत्म हो जाने के बाद मैं इसके समरी लेके समरी के साथ साथ मैं इसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे धीरे सब आपके लिए करूंगा, ये आप लोगों के लिए। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए खास करके काम कर रहा हूँ जिनकी खास ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था सांप्रदायिकता, ये टॉपिक हमने करा था। मैं यहाँ तक पढ़ाकर छोड़ दिया था क्योंकि बिजी हो जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने आई थिंक यहाँ तक डील कर दिया था पूरा, ये वाला टर्म मैंने डील कर दिया था यहाँ तक। ठीक है, चलिए आज से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट आउट, यदि आपको बीच से गैप महसूस हो तो पिछले वाले वीडियो जाकर देख लें, मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने सब डाला, और भी मैंने कराया। इंग्लिश में कुछ एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी के, यदि उनको देखना है तो आप जरूर जाकर देखिए वहाँ पर। फिर मैं धीरे धीरे और भी कोर्सेस लेके आता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी सिविक्स का फिर हिस्ट्री का भी लेकर मैं आऊँगा। चलिए, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जिन्हें गैप लगा तो मैं फिर से बोलता हूँ, प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको गैप मेंटेन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ का पहला पॉइंट, अच्छा सांप्रदायिक क्या है मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक स्टेट में जो धर्म होता है, ठीक है, वहाँ तक तो राइट सब समझ रहे कि धर्म क्या चीज़ होता है, एक मान्यता है वो। ठीक है, एक मतलब एक विचारधारा, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि हम इसे मानते हैं, हम इसे मानते हैं, हम इसे मानते हैं। कोई दिन को मानता है तो कोई रात मानता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, जब इसी धर्म को हम राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इसी धर्म का प्रयोग करने लगे तो वही धर्म सांप्रदायिक मुद्दे बन जाता है। सांप्रदायिक का एक चोला पहन लेता है, वो पहनावा पहन लेता है। ठीक है, तो यही धर्म जब राजनीतिक स्तर में कदम रखते हैं तो सांप्रदायिक बन जाता है। क्लियर यहाँ तक। आगे चलता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट में कर रहा था। ठीक है, देखते क्या क्या कहता है। कहता है सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाए धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर एक सांप्रदायिक एक ऐसा विचारधारा बन चुका है समाज में कि हम क्या करते हैं, सामने वाले को छोटा समझने लगते हैं और खुद को बड़ा समझने लगते हैं। कहने का मतलब हम डिफरेंस लाना शुरू करते हैं एक ही सोसाइटी में रहते वक्त। ठीक है, वो छोटा ये बड़ा, और क्या करते हैं इसमें अपने आप को और अपने धर्म को दूसरों के कंपैरिजन क्या श्रेष्ठ मानने लगते हैं। हम क्या का मानने लगते हैं, श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या है कि एक ऐसा पूर्वाग्रह है, मतलब धार्मिक समुदाय के बारे में, कि मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि मैं किसी के मान्यताओं को हम लोग दबा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे जीवन के अंदर समाया हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को। आगे क्या कहता है, कहता है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हर लोग अपने अपने समुदाय का वर्चस्व लाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं ना, प्रभाव लाना चाहते हैं। तो जो बहुमत में होता है, कहने मतलब बहुत संख्यक होते हैं, उनका एक अलग विचारधारा हो जाता है। वो अलग अलग समुदाय बनाने का कोशिश करते हैं, अपना एक मतलब सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, और विचारधाराएं भी अलग होती है। उसी तरह जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका भी एक समुदाय अपने आप को एक अलग राजनीतिक इकाई या अलग सामाजिक इकाई के रूप में देखना पसंद करता है या देखने लगते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या है, आगे अगला पॉइंट है यहाँ पर। कहता है सांप्रदायिक आधार में, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है।
इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। देखिए क्या करते हैं, राजनीति गोलबंदी वर्ड क्यों यूज किया गया है, मतलब ये जो संप्रदाय या धर्म है या जो रिवाज है वो क्या करते हैं, राजनीति का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही संप्रदाय या यही सांप्रदायिकता राजनीति का दूसरा रूप हो गया, ये क्लियर है, दूसरा चेहरा हो गया। मतलब बॉडी है उसका परछाई है, जहां जहां बॉडी जाएगा परछाई साथ चलेगी। क्लियर है, तो वही चीज कह रहा है, राजनीति जहां जहां संप्रदाय जरूर होगा। क्लियर यहाँ तक। आगे कहता है, इसमें कहता है कि इन विचारधाराओं में कौन कौन धर्म गुरु में भावनाएं अपील करते हैं, उनके प्रतीक जो सिंबल्स होते हैं, है ना, इनका वो प्रयोग करते हैं और उन्हीं के प्रयोग करते करते आपके मन में राजनीतिक स्तर पर डर पैदा करने का कोशिश करते हैं कि आप ऐसा मत करिए ये हो जाएगा, वैसा मत करिए ये हो जाएगा, इस धर्म वाले हम लोगों को मार देंगे, ये धर्म हम लोगों को देश से निकाल देंगे, है ना, खास करके अब इंडिया में चल रहा है। तो चुनावी राजनीति में एक धर्म मतदाताओं और उनकी भावनाओं का हित को मतलब उठाने का या फिर उसके साथ खेलने का अक्सर कोशिश किया जाता है। इसी चीज को यहाँ पर मतलब बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कहता है कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। ये सही बात है। अभी जैसे जब कोरोना के ठीक समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आगरा आए हुए थे, गुजरात आए हुए थे, ठीक है, हाउडी मोदी तो यूएस में था। ठीक है, जब यहाँ पर मैं खुद आगरा में था, आई थिंक 2 या 3 तारीख का डेट था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फरवरी का एक डेट था या मार्च का। ठीक है, आई थिंक मार्च का ही था। मैं खुद 2 तारीख को था, 3 तारीख को वो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। ठीक है, मैं खुद ताजमहल विजिट करने गया था, कई बार जाता रहता हूँ, तो इस बार भी गया था। तो वो क्या हुआ था, उसके ठीक पहले उसी दिन, सॉरी उसी दिन 3 या 4 और 5 को, सही सही बात है, डेट में मुझे याद आ गया, 3, 4, 5, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च दिल्ली में जबरदस्त दंगे हुए थे। ये दंगे क्यों हुए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज पर ये दंगे हुए थे। ये दंगे करवाने वाले आम लोग नहीं होते, ये कोई बड़े विचारधारा वाले लोग ही होते हैं जो उस्काते हैं आम पब्लिक को, और आम पब्लिक उसक भी जाती है, बेवकूफ़ों वाला काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सांप्रदायिकता राजनीति में इन्वॉल्व होकर हिंसा, दंगे, नरसंहार करवाते हैं। यही सांप्रदायिक विचारधारा करवाती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे कहता है विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। सही बात है, आपने पढ़ा होगा तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जब इंडिया पाकिस्तान बटा था, उस समय उसके 1 साल तक लगभग इतने दंगे होते कि लाखों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। समझ में आ रहा है ना। तो यही संप्रदायवाद यदि जब तक रहेगा तब तक दंगे हिंसा होते रहेंगे। क्लियर। यहाँ तक आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है अब धर्मनिरपेक्ष शासन। अब धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या हुआ, कोई भी शासन व्यवस्था है, कोई भी राज्य या कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र या कोई भी समुदाय किसी एक धर्म को नहीं फॉलो करेगा, सभी को समान मानेगा, सभी को समान हक देगा, सभी को समान प्रतिनिधित्व देगा, उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। कहने मतलब यहाँ आपको छूट है, हर धर्म को मान्यता दीजिए, हर धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हर धर्म को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी रिवाज को अपना सकते हैं, कोई भी परंपरा को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी देश का या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा या फिर कोई धर्म का वैल्यू ज़्यादा नहीं देगा, इसी टर्म को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष, इस पर हम बात करते हैं। कहता है सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो सांप्रदायिकता था, इस विचारधारा के बारे में लोग जान रहे थे जो हमारे संविधान निर्माता थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने कोई एक धर्म को फॉलो नहीं किया, धर्मनिरपेक्ष का मॉडल अपनाया है इस देश के लिए। क्लियर है, इस राष्ट्र इस राज्य के लिए। आगे चलते क्या कहता है देखते हैं। कहता है यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर है। ठीक है, कहता है भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है
उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। क्लियर? अभी जो मैंने बताया वही टर्म यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ का जो भारत का जो संविधान है किसी खास धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म। ये सारे पॉइंट आउट करते जाएगा जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? लिख लीजिएगा यदि आप नोट बना के रखें, या तो वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है? पाकिस्तान का इस्लाम और इंग्लैंड का ईसाई धर्म का दर्जा दिया गया। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ कहता है हमारा संविधान किसी भी धर्म को मान्यता देने के लिए नहीं बना है, मतलब सबको समान माना है और हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे कहता है इसी पॉइंट में है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। कहने मतलब यदि हम किसी एक खास धर्म के साथ भेदभाव करते हैं तो संविधान उस भेदभाव या उस टर्म को या उस नियम को असंवैधानिक मानेगा, उसके अंतर्गत उससे कार्रवाई भी हो सकती है। क्लियर है? देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है इसके साथ ही संविधान, यहां पर मैं हूं, ठीक है? इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। देखिए कहने मतलब है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ यदि आप समानता का भाव नहीं रखते हैं, असमानता का भाव रखते हैं, प्लस एक धर्म वाले दूसरे धर्म के मामलों में दखल देते हैं, तो इसके लिए संविधान क्या एक्शन ले सकते, इजाज़त उसका नहीं देता। कहने मतलब समझिए, एक एग्जांपल में छुआछूत की इजाज़त नहीं देता हमारा संविधान। मतलब हम कहेंगे कि फलाना धर्म वाले के रिवाज अच्छा नहीं है या फलाने जाति के रिवाज अच्छे नहीं है, हम उसमें सटेंगे नहीं, उसमें हम उसके यहाँ खाएंगे नहीं, उसके यहाँ पिएंगे नहीं, उसके यहाँ बैठेंगे नहीं, है ना? इस टाइप के जो इस तरह की जो विचारधारा है उसके लिए संविधान इजाज़त हमें नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। इस हिसाब से यहां पर हूं मैं, ठीक है, इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। कहने मतलब धर्मनिरपेक्ष किसी हम एक समुदाय का विचारधारा नहीं है, ना किसी एक व्यक्ति का विचारधारा है, ना ही किसी पार्टी का विचारधारा। ये क्या है, एक संविधानिक विचारधारा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हमारा होगा। ठीक है, आगे लिखता है सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। कहने मतलब सांप्रदायिक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खतरा नहीं है या संविधान के लिए, एक तरह की चुनौती है ये। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, एक तरह से एक हार्ड क्वेश्चन के सवाल, क्वेश्चन के माफिक है ना, सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसे सॉल्व करना हमें, है ना, इसे पार करना हमें। क्लियर है? आगे कहता है हमारी तरह एक धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहने मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ संविधान में एक्सप्लेन कर देने से क्या धर्मनिरपेक्ष फॉलो हो जाएगा, क्या इसको आगे बढ़ा ले सकते? नहीं। आगे कहता है हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। ये कहने का मतलब यहाँ हुआ कि सिर्फ संविधान से ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो लोग इसके विरोध में रहते हैं, कोई लोग, कोई एक समुदाय, कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति किसी खास धर्म का प्रचार प्रसार पर बल देता है और दूसरे का क्रिटिसाइज करता है, तो इसकी इजाजत नहीं देती संविधान। तो इन सभी चीजों के साथ साथ हमें लड़ना होगा, फाइट करना होगा इसके अगेंस्ट में, तब जाकर वास्तविक सांप्रदायिकता स्टैब्लिश होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग जाति और राजनीति के पर क्या विचारधारा है ये अब हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं जाति और राजनीति, मतलब जाति का राजनीति में क्या भूमिका है या राजनीति में जाति की क्या भूमिका, इसे हम जानेंगे। क्या समाज में आज भेदभाव है, कैसे भेदभाव है, व्यवसाय के स्तर पर क्या भेदभाव देखे जाते हैं, है ना, आधुनिक भारत में क्या इसके प्रभाव है, क्या ये बदला, क्या नहीं बदला, संविधान क्या कहता है। इस जाति भेदभाव यदि मतलब जाति भेदभाव यदि है समाज में, तो उसे सुधारने के लिए कौन कौन से समाज सुधारक कदम उठाए थे, संविधान क्या कहता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। एक बताने से पहले मैं एक बताऊंगा, बिहार और उत्तर प्रदेश को आप यदि देखिएगा तो वहाँ पर वहाँ की राजनीति में जाति का प्रभाव खास दिखाई देता है। रीजन है, देखिए खास यादव समुदाय जो हैं, खास करके बिहार में लालू प्रसाद यादव के पार्टी का समर्थन करते हैं, अभी उनके बेटे का समर्थन में उतरे हैं, और
उत्तर प्रदेश में जाकर देखिएगा, यूपी में, तो वहां पर क्या है, वहां पर अखिलेश यादव का के पार्टी को ज़्यादा समर्थन करते हैं यादव समुदाय वाले। तो कहीं ना कुछ तो प्रभाव है, तभी तो वो खास जाति के अंतर्गत वो राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल तो बहुत कुछ है बताने का, ठीक है। तो कश्मीर में, महाराष्ट्र में भी देखा जाता है कुछ कुछ, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो जाति व्यवस्था में राजनीति और जाति जाति के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसके दोनों पक्ष हम लोग देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। क्या कह रहा है, जातिगत असमानता है। पहले, सबसे पहली बात हम लोग जातिगत असमानता देखेंगे। क्या है असमानता, देखता हूं। चलिए, कहता है लिंग और धन पर आधारित आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। मतलब लिंग मतलब लड़के लड़कियां, और धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म जैन पारसी, ये सारे जो भी है दुनिया भर में देखते हैं, लेकिन जाति के स्तर पर सिर्फ भारत में दिखाई देता है। ये कहने का मतलब यहाँ पर, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब क्या, वो तो लिखा हुआ ही है। आगे कहता है सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। देखिए, श्रम का मतलब यहाँ पर हो गया व्यवसाय, काम, काम का विभाजन, है ना। जैसे कहा जाता था अंबेडकर के समय में, नाली साफ करने वाले सिर्फ नाली ही साफ करेगा, सॉरी, नाली साफ करने वाले का बेटा नाली ही साफ करेगा, झाड़ू मारने वाला बेटा झाड़ू ही मारेगा, है ना। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वेद पढ़ने वाला का बच्चा वेद ही पढ़ते रहेगा। ऐसी पहली विचारधाराएं थे। तो यही श्रम का कहने का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक, तो सामाजिक असमानता तो है ही, ठीक है, और एक ना एक तरह श्रम का विभाजन मौजूद होता है। आगे कहता है अधिकतर समाजों में, यहाँ पर, ठीक है, अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और मतलब ना हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक सामुदायिक योजनाओं में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है, मैं समझा देता हूँ, कह रहा है कि देखिए जातिगत भेदभाव है, जो श्रम है या व्यवसाय है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आ रही है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आगे बढ़ के क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यवसाय में अलग अलग जाति के लोग काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बैंकर है, तो एक बैंक में एक ही क्लर्क है या पीओ जिसे हम लोग कहते हैं, या मैनेजर है वो, ठीक है। तो हर बैंक में मैनेजर होते हैं, एक ही मैनेजर नहीं होता, दो तीन तरह के मैनेजर होते हैं। तो क्या मैनेजर एक ही जाति के होंगे? नहीं, अब वैसा व्यवस्था नहीं है। तो श्रम या व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब परंपरा या मतलब शादी विवाह का जब बात आता है, तो उसमें बेटी रोटी का संबंध होता है, मतलब खान पान का संबंध होता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, दूसरे जाति वाले वहां नहीं इन्वॉल्व हो सकते, ना उसमें बैठ के खाना खा सकते हैं। राजपूत तो राजपूत, एक वो अग्रवाल तो अग्रवाल, वर्णवाल तो वर्णवाल, क्लियर है। यदि कोई एक अग्निहोत्री है तो वो अग्निहोत्री ही रहेंगे, है ना। वर्मा जी हैं तो वर्मा जी ही रहेंगे, गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी ही रहेंगे, शर्मा जी हैं तो शर्मा जी ही रहेंगे। मतलब दूसरे जाति वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। व्यवसाय में अलग है, लेकिन जब पारिवारिक मामला आता है, जातिगत मामला आता है, रिवाजों का मामला आता है, तो उसमें बैठकर हम भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर यह कि व्यावसायिक क्षेत्र पर यदि उठे तो एज ए इन्वाइट करके तो हम उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जातिगत स्तर पर नहीं ले सकते। चीज को समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। आगे है वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या, देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है, मैं पहले बताता हूँ। मान लीजिए एक वर्ण ये है, एक है, दो है, तीन, चार हमारे यहाँ। तो कहने का वर्ण व्यवस्था उसे कहते हैं कि कोई एक खास जाति क्रम के अनुसार यदि बढ़ता हो, कि टॉप में ये रहेगा, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था हम कहते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ गया ना। मतलब फर्स्ट ये रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। एक
क्रम वाइज बना दिया जाए, उसी को हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है वर्ण व्यवस्था। कह रहा है वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर मैं हूँ, वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्य अंत्यजन जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, मतलब दूसरी जाति के साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। ठीक है, कहता है इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योति फुल्ले, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियर रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके साथ उसके लिए काम किए। मतलब इस जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है, ये क्या कहता है, एक खास जाति वाले भेदभाव करते हैं दूसरे जाति कंपेरिजन। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया अंत्यजन। अंत्यजन मतलब जो लोवेस्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा। तो इन सब को मिटाने के लिए, सबको खत्म करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ महापुरुषों ने कदम उठाए थे। तो कौन थे वो? तो ज्योति फुल्ले थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, है ना, पेरियर रामास्वामी नायकर थे। इन सब ने समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को मुक्त करने के लिए, मुक्त समाज मतलब जाति व्यवस्था मुक्त समाज बनाने पर इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ठीक है, यहाँ पर वन व्यवस्था है, मैंने जो बताया वहीं पर है, आप देख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहता है, एक छोटा सा कंटेंट यहाँ पर मैं इसे बाद में दिखाऊं, पहले मैं इसे खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, आगे कहता है इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। मतलब इन लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया, कदम उठाए गए हैं जो समाज में जातिगत व्यवस्था को खत्म करने, ये कहीं ना कुछ सफल हुए हैं। आगे कहता है आर्थिक विकास, यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है, आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी, गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता पर बदलाव आ रहा है। पहले क्या था, पहले ये रूढ़िवादी विचारधाराएं थी। ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, है ना, साक्षरता के क्षेत्र पर। पहले क्या था कि जो उच्च जाति वाले लोग थे, उन लोगों का एजुकेशन से ज़्यादा संबंध था, तो उन्हीं लोग आगे बढ़ते रहते थे, और नीचे जाति वाले जो अल्पसंख्यक में, उनका उतना विकास शिक्षा क्षेत्र में नहीं होता। लेकिन आज के युग में धीरे धीरे हो रहा है, पूर्णता नहीं हुआ, इस बात को मैं भी मानता हूँ। ठीक है, ये आपको भी पता होगा, ये भेदभाव आज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, आगे कहता है, कहाँ गया, यहाँ पर शहरी इलाकों में, इसे ऊपर कर लो थोड़ा। ठीक है, कहता है शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आधुनिक युग में ये नहीं सवाल कोई करता कि हम ट्रेन में ट्रैवल करते या बस में ट्रैवल करते टाइम या टैक्सी में जब जाते, तो टैक्सी चलाने वाले या ट्रेन में बैठने, बस में बैठने वाले लोग किस जाति के, या फिर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में हम खाते हैं तो ये नहीं कोई देखने जाता कि फलाना व्यक्ति जो खा रहा हो किस जाति का। ये अब चेंज हुआ, बदलाव आया हमारे बीच में। संविधान भी क्या है, इस तरह के जाति भेदभाव का खत्म करने पर बल देता है। ठीक है, नीतियां बनाई है। एक एग्जाम्पल कह रहा है कि 100 साल पहले का गया हुआ व्यक्ति वापस यदि भारत आता है तो इन सब बदलाव को देख के हैरान रह जाएगा, क्योंकि पहले रूढ़िवादी विचारधाराएं थे, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा थी, विचारधाराएं थी। ठीक है, लड़कियों का मतलब अल्पायु में विवाह कर दिया जाता था। अब वैसी व्यवस्था नहीं है। 18 वर्ष से पहले आप यदि मजदूरी करवाते हैं, शादी ब्याह का फोर्स करते हैं ना, तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना। अब सब कोई को अधिकार है, घूमने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, धर्म को मानने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, सबको अधिकार अब दिया गया। पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। आगे कहता है बहरहाल बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। वही मैंने कहा ना, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत
सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। वही मैंने बोला था ना कि कुछ पहले कोई खास समुदाय वाले उच्च वर्ग के माने जाते थे, शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथ में था, जमींदारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में था, मतलब क्या बोले शासन व्यवस्था उनके हाथ में था, और कुछ खास जाति वाले कुछ समुदाय वाले को शुरू से दबाया गया था, जो आज भी वो दिखता है, वो आज भी प्रचलित है। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं जो कह रहा हूं वहां पर लिखा हुआ है। आगे कहता है जिन जातियों में, यहां पर मैं हूं, ठीक है, इस पोर्शन पर, ठीक है, कह रहा है जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलाबाला है। मतलब वही कह रहा है कि जो पहले कुछ खास समुदाय वालों का जो प्रभाव था वो उनका प्रभाव आज भी शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक स्तर पर है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगली जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। अगली मतलब ऊंचे जाति वाले लोगों का बात किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो जिनका पकड़ शुरू में था आज भी उन्हीं का पकड़ है, कुछ हद तक ढीला हुआ है लेकिन पकड़ आज भी उन्हीं का है ना। कह रहा है जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। मतलब जातीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, समुदाय स्तर पर संबंध आज भी है। कहीं ना कहीं ऊंची जो खास समुदाय वाले पहले जो थे है ना, उनका पकड़ आज भी है शिक्षा व्यवस्था में। कुछ ढील हुआ है, दूसरे समुदाय वाले भी कदम रख रहे हैं, सफलताएं पा रही, ऐसी बात नहीं है कि पुरानी रीति रिवाज आज भी है ना। आगे चलते हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं राजनीति में जाति व्यवस्था। हमने देखा, क्या देखा, पेशे देखे मैंने, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, असमानताएं हैं, परंपराएं, पारिवारिक संबंध बनते हैं, बेटी रोटी का संबंध दिखाया गया, बहुत कोई भेदभाव करते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में बदलाव आया, कुछ महापुरुषों ने कदम उठाए, उससे कुछ बदलाव आए समाज में, लेकिन अभी भी ये प्रचलित है। ठीक है, अब ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो हमारी क्लास में 2 लड़कियां थी, खास करके 2 लड़कियां, एक सिन्हा जी एक सिंह जी, मतलब एक लाला जी थे और एक राजपूत थे। वो दोनों अपनी जाति को लेकर इतना वाहवाही करके रखे थे, इतना वाहवाही मतलब पीट के रखे थे, तारीफों तारीफ। 2 साल खत्म होते पूरा चौपट इमेज उन लोगों का, मैनेजमेंट के सामने इमेज खराब हो गया, सारे कोई उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाए, है ना, वो अपने जाति का राग गाते रह गए, है ना। और भी लोग थे, है ना, भेदभाव करने से नहीं होता है, वो दिक्कत होता ही होता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, आज कोई भी उनका नाम लेता है तुमको वही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम लेता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, खैर आगे चलता हूं मैं। अब राजनीति में जाति क्या है उसे हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं यहां पर से। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। देखिए यहां पर सांप्रदायिकता या धर्म हमने पढ़ा, वहां पर कहा कि धर्म ही समाज का निर्माण करता है। अब ये कहता है जातिवाद का जो विचारधारा है, ये कहता है ये विचारधारा ही किसी सामाजिक समुदाय को जन्म देता है। अब जाति का व्यवस्था ये कहने लगा है। ठीक है, जिसका धर्म ने कहा था। आगे कहता है इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हित का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो विचारधारा धार्मिक स्तर पर था, सांप्रदायिक स्तर पर था कि धर्म समाज का निर्माण करता है, ये अलग समाज हो गया, वो अलग समाज हो गया, है ना। तो अब जातिवाद जो पद्धति है, जो प्रिंसिपल या विचार, वो कहते नहीं, धर्म की तरह हमारा भी उसी तरह निर्माण होता है, एक समुदाय का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कह रहा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और उसके पहलू महत्वपूर्ण होते हैं अलग अलग समुदाय के। मतलब फलाने जाति का हमारे सोसाइटी में एक खास कहा जाता है, लाला मोहल्ला कहा गया, वहाँ पर सब लाला जी बस है, सिन्हा जी बस है उधर, है ना। तो एक मोहल्ले का नाम दे दिया गया। एक और है बाभन टोली कहा जाता है, तो बाभन टोली, बाभनों का टोली, मतलब कहने का मतलब क्या है, अब तो नहीं, अब तो कॉमन हो गया। ठीक है, बावन मतलब जो भूमियार वगैरह उनका टोली कहा गया।
तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जात के आधार पर मोहल्ले का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी मोहल्ले, अग्रवाल मोहल्ला, बर्नवाल मोहल्ला, शर्मा मोहल्ला, शर्मा गली ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, किसी महापुरुष या फिर किसी उस सोसाइटी को एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा नाम रखा जा सकता है। जाति के आधार पर नाम रखना मतलब भेदभाव करना है ये एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं इसके बारे में हम लोग क्या, राजनीति में मतलब यहाँ पर है राजनीति में अनेक रूप लेती है। तो ये राजनीति में जाति की क्या रूप है, हम इसे देखेंगे। कहता है अच्छा, एक शहरीकरण यहाँ पर पॉइंट आया है, ठीक है। क्या है शहरीकरण, देखिए शहरीकरण ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना ही शहरीकरण है। क्लियर, बहुत को अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमें यही डेफिनेशन देता है। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब कह रहा है जो ये राजनीति में जाति के अनेक रूप हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। कहता है जब, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखी जाती है। याद रखिए, जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है, मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। देख लीजिए, राजनीति में जाति का हिसाब रखा जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे कहता है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल पाए। मैंने शुरू में ही बोला था बिहार में यादव समुदाय वाले, है ना। आगे कहता है जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। मतलब कह रहा है कि जब राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है या फिर राजनीतिक पार्टी के सदस्य जो होते हैं वो खास क्या करते हैं, फलाने जाति का एक मेंबर ले लो, उस जाति के एक मेंबर ले लो, इस जाति के एक मेंबर ले लो, ताकि हमें इस जाति से वोट मिले, उस जाति से मिले, इस जाति से मिले, मतलब एक्स से भी मिले, वाई से मिले, जेड से मिले, ABCD जो भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टी का जब दल बनता है तो वो ये सब बातों पर खास ध्यान देते हैं, और कबीले बोल दीजिए या फिर समूह बोल दीजिए, समुदाय बोल दीजिए, उनके मेंबर्स को वो चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक। आगे चलता हूँ मैं, क्या कहता है देखता हूँ। अच्छा, ओहो ये तो काफ़ी लंबा है, ऊपर एक और सेक्शन छूटा हुआ है ना, इसे ख़त्म कर देता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है, फिर मैं उसे लेके आऊँगा। आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसे ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैनेज में करूँगा। यहाँ कहता है जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर देता हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, मतलब एक दूसरे को भड़काते हैं और प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यही कहने का मतलब है, एक जाति दूसरी जाति को भड़काते ताकि इसका वोट कट जाए, हमारे वोट बढ़ जाए। आगे कहता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विनाश किया। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। पहले क्या था, लोवेस्ट जाति या अल्पसंख्यकों को वहां तक नहीं पहुंचने का मौका मिलता था, लेकिन अब क्या, जब से ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट आया हमारे संविधान में, तब क्या है कि जो नीची जाति वाले लोग या अल्पसंख्यक वाले लोग, अब ये राजनीति के वो चक्के में पीसने वाले, अब मशीन में पीसने वाले नहीं हैं। अब उनका भी रोल होने लगा, उनकी भूमिकाएं अब दिखने लगी है समाज में, उनकी भी सक्रिय भूमिकाएं, सक्रिय योगदान अब समाज में आ रहे, राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं, ठीक है। आगे कहता है राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है, जरा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति जाति के आधार पर खेला जाता है, लेकिन कुछ का कहना नहीं। तो यही कह रहा है, अब आगे कुछ कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उन पर विचार करिए। कहता है देश के, यहाँ पर वीडियो कट रहा है क्या, नहीं ठीक है, कटे तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आगे कहता है देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मतलब सिर्फ आप एक ही कास्ट पर टिके रहेंगे तो क्या आपको पूरा वोट मिल जाएगा, क्या नहीं। इसलिए ये क्या करते हैं, अलग अलग जातियों का भी समर्थन लेने की कोशिश
करते हैं। क्लियर है। आगे कहता है यहाँ पर है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। यदि वोट बैंक शब्द यदि आता है कि ये फलाना जाति का ये वोट बैंक है, जैसे बिहार में यादव समुदाय का है, ठीक है, कश्मीर में है इस्लामिक लोगों का है, महबूबा मुफ्ती की सरकार है, तो वहां पर हम कह सकते हैं वहां पर वोट बैंक जाति के स्तर पर होता है। आगे कहता है, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। मतलब कह रहा है कि एक खास जाति के एक खास समुदाय में कोई पार्टिकुलर जाति का लोगों का प्रभाव यदि होने लगे तो वो सारे लोग इस तरफ झुक जाते हैं, वोट देना शुरू कर देते हैं सबको। और एक दूसरे पार्टी का क्या होता है, उसके अपोजिट हो जाता है कि उनके साथ समर्थन में कोई खड़ा नहीं होते, इवन मतदाताओं का भी समर्थन नहीं मिलने लगता है। ठीक है, आगे चलते कहता है, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा रहा है कि यदि सिर्फ जाति ही सब कुछ है तो भाई कोई हारता ही क्यों, टोटल वोट मिल जाता ना उसे। लेकिन हर जगह ये गेम नहीं खेला जाता कि जाति ही मेन मुद्दा होता है, नहीं तो हर कोई पार्टिकुलर जिसका प्रभाव रहता सिर्फ वही जीतता रहता, ऐसी बात पूर्णता नहीं है। यहाँ पर वही कह रहा है। तो आगे कहता है, स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। मतलब गरीब लोगों की मांग ये होती है, अमीरों की मांग वो होती है। तो जाति एक है लेकिन आर्थिक स्तर पर भिन्नता है, तो क्या भेदभाव हो गया ना। तो उनका हित अलग है, वो अलग क्षेत्र में अपना लाभ देखते हैं और अमीर लोग अलग क्षेत्र में अपना लाभ देखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। आगे कहता है, एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। मतलब घुमा फिरा कर वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, कि जो भूमिकाएं होती है, राजनीतिक भूमिकाएं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पड़ता कि जाति के आधार पर हो या कोई खास सोसाइटी का इफेक्ट पड़े जाति में या चुनाव में, ये इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फिर भी उसमें यदि आर्थिक स्तर का भिन्नताएं आ जाती है तो अमीर लोग अलग पार्टी को चुनाव देते हैं, गरीब लोग अलग पार्टी को चुनाव देते हैं। कारण क्योंकि उनका हित अलग होता है, इनका हित अलग होता है, तो हित पर भी ये विभाजन हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां हारती और जीतती है, भले ही वो एक ही समुदाय के क्यों ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार और अखिलेश के फादर की सरकार थी। पिछले बार का इलेक्शन आप देख लीजिए, यादव समुदाय बट गया था, है ना। अब बिहार में देखिए, यादव समुदाय बीजेपी की तरफ भी कुछ हैं, तो कुछ लालू प्रसाद यादव की पार्टी में है, जेडीयू वगैरह में। क्लियर है ना यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, लंबा सेक्शन है, मैं कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ पढ़ के बता दो। जब समरी बताऊंगा तो है ठीक, लेकिन कुछ लोगों का बात होता है, जैसे कमीशन के जो पढ़ाई करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, वो चाहते हैं जिनके पास अभी न्यू जो बिगिनिंगर हैं, ठीक है, उनके पास टाइम है तो वो टाइम दे सकते हैं, इसे एक एक लाइन स्टडी कर सकते हैं, उनके पास टाइम है। बहुत को होते हैं 12th से लग जाते हैं, ग्रेजुएशन से लगते हैं ना, उनके पास टाइम है, साल 2 साल टाइम है। ठीक है, तो ये लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक लाइन करवा दूँ, प्लस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको लिए भी ये लाभदायक हो। चलिए ठीक है, आगे मैं इसे लेकर आऊँगा, कल ही लेकर आ जाऊँगा या फिर आज मैं रात तक अपलोड कर दूंगा आगे के वीडियोस। ठीक है, चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा कि ये उन लोगों के लिए है जिनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, जिनको पैसों की कमी है, तो मैं फ्री देता हूँ यहाँ पर, मैं उन लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ खास करके। ठीक है, चलिए तो जरूर से शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।